राफे, इतना घिनौना काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। रिकॉर्ड ये बताता है कि पिछले बरस सितंबर 2022 में भी कुछ क्रैकडाउन किया गया था फेक लोन एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज के ख़िलाफ़। इस बरस मार्च में जियो फैक्ट के नाम से जियो न्यूज़ की एक सर्विस में भी इससे मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने रखे गए, आवाम को वार्न करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वजह है कि सिक्योरिटी इदारे या वो इदारे जो कि इन लोन एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, इनका ये घिनौना कारोबार बंद कर सकते हैं, वो इनको पकड़ नहीं पाते? या किस तरह से इतने अरसे तक ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से अपना धंधा चलाते हैं और इतने सारे लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं? और जैसे इतना बड़ा वाक़या हुआ कि एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली लोन अदा ना कर सकने की वजह से। देखें, इसके दो तीन एस्पेक्ट हैं ना। पहला एस्पेक्ट इस शख्स की हम बात कर लेते हैं, मसूद की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। इसने 13,000 रुपये ड्रॉ किए एक लोन एप्लीकेशन से, इजी लोन से। वो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो अमाउंट 1 लाख के करीब पहुंच गई। अब एक शख्स जो 13,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी अमाउंट ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद ही नहीं है जब भी वो लोन ले रहा है। और उस 13,000 के बदले जब उसको 6 गुना अमाउंट वापस देनी पड़ रही है, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि वो वापस उनको दे सकेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी जो 1 लाख रुपए जो उसके आउटस्टैंडिंग थे उस एप्लीकेशन पर, उसने कोई 1 लाख एक और एप्लीकेशन से जो है वो इसी तरह की लोन एप्लीकेशन थे, बल्कि ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन हैं ये सारी जो है वो कनेक्ट कुछ 3-4 इन्वेस्टर्स के पास ही जाके इनके ताने बाने मिलते हैं। तो वो जो लोन एप्लीकेशन थी वो प्रॉब्ली उसी सेम ग्रुप की ही लोन एप्लीकेशन थी, तो उनके पास ऑलरेडी उनका डाटा मौजूद था कि जी उसने लेट से 13,000 रुपये जो है वो उसने ड्रॉ किए उस एप्लीकेशन से, जो कि बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपये हो गए। तो उससे उसने 1 लाख रुपये लिए दूसरी एप्लीकेशन से इस प्रीवियस एप्लीकेशन को ईजी लोन को पैसे देने के लिए, और वही अमाउंट देखते देखते कुछ ही हफ्तों में 7 लाख के करीब पहुँच गई। और उसके बाद उसके पास कोई और ऑप्शन ना रहा, और उसने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर और इस एक्सटॉर्शन स्कीम से तंग आकर उसने ये डिसाइड किया कि वो सुसाइड करे। अब ये एक एस्पेक्ट है इसका। अब आपका जो दूसरा सवाल है विथ रिगार्ड्स टू द लॉ इन्फोर्समेंट, इसके बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। पहला एंगल ये है कि ये जो डोमेन है ये FIA साइबर क्राइम विंग का बनता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 14 अट्रैक्ट करता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का। और ये जो किसी की पिक्चर जो है उसको फ़ोटोशॉप करके जब भेजते हैं डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर से, और वो भी बल्कि जो व्हाट्सएप नंबर जिनसे ये लोग भेज रहे हैं वो भी वर्चुअल नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर से रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तानी इदारों के पास नहीं होता। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली ये इस फ्रॉड को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये 2 सेक्शंस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि ये जिन एप्लीकेशंस जिन कंपनी से ये पैसा डिसबर्स किया जाता है, यानी एक वो अकाउंट्स हैं जिनसे पैसा डिसबर्स किया जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, और एक वो अकाउंट हैं जिनसे कलेक्ट किया जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ फेक कंपनीज़, मुख्तलिफ इन्होंने होल्डिंग कंपनीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, जिसके थ्रू कोई बेसिकली किसी को ये शो किया हुआ है कि वो मोबाइल इंपोर्ट करवाता है, उसके थ्रू कोई पैसे जो है ना ये लोग भिजवा देते हैं, और जब रिसीव करना होता है तो वो किसी और कंपनी का अकाउंट दे देते हैं, उसमें रिसीव करते हैं। दैट बिकम्स इन प्राइमा फेशी अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन दोनों एस्पेक्ट में FIA साइबर क्राइम विंग की एंड FIA जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आप ये देखें कि आप FIA के किसी भी सर्कल के पास आप चले जाएँ तो उनके पास डेली बेसिस के ऊपर बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं। हमारे पास मेरे पेज के ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर रीच आउट किया और उन्होंने बताया है कि उन्होंने FIA में बेतहाशा कंप्लेंट्स की हैं। बट हमें नज़र आया कि एक रिएक्टिव मोड नज़र आया कि जब ये मामला हुआ उसके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्रैकडाउन करें। अगर ये क्रैकडाउन इससे पहले हो जाता इन एप्लीकेशंस के ऊपर, ACCP जो इन एप्लीकेशंस का रेगुलेटर है, यानी जिनके पास ये एप्लीकेशंस जो है वो रजिस्टर होती हैं, वो कोई फ्रेमवर्क ले आउट नहीं करते। स्टेट बैंक का तो बड़ा ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी एक पूरी गाइडलाइन है कि आपने अगर किसी को लोन देना है तो ये चेक्स आपने फॉलो करने हैं। तो पहली बात यह है कि अगर यही लोग बैंक्स में लोन अप्लाई करेंगे तो उनको लोन मिलेगा ही नहीं।
लेकिन SCCP के पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो पाकिस्तान के अंदर रखना है, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर होना है, उस डाटा को कैसे यूज़ करना है। अगर यूज़र एक चाहे कि अपना वो डाटा डिलीट कर सकता है तो वो यूज़र के पास ये राइट्स होने चाहिए कि वो एप्लीकेशन को कहे कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, बट ये डाटा उनके पास अनटिल इटर्निटी रहता है। सिमिलरली उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए क्या करें, तो SCCP के पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ कि जिसके तहत इसको ये लोग रेगुलेट कर सकें।